एसएससी सीजीएल 2020 का पेपर 3 का स्टैटिस्टिक्स का सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम 28 जनवरी 2022 को हुआ है। और जो बच्चे इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं उनके लिए एक एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहाँ पर आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन फ्रीली प्रोवाइडेड होगा और बाइलिंगुअल पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड होगी। तो जितने भी आज तक के 9 से 10 पेपर हुए हैं सभी आपको फ्रीली वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। ओके, आपको करना क्या है, स्टैटिस्टिक्स कोर्स में जाना है, वीडियो एमओ में जाना है, देन रिकॉर्ड में जाना है और प्रीवियस ईयर फोल्डर में जाकर आपको वहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएंगे, चाहे जिसने भी कोर्स खरीदा हो चाहे नहीं खरीदा हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रखिए, जितना हो सकता है शेयर जरूर कर देना इस इन्फॉर्मेशन को। ये हमारे पीडीएफ एंड वीडियो कोर्सेज हैं कंप्लीट जेएसओ पोस्ट एंड SI2 पोस्ट के लिए। तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको 10 मॉक टेस्ट हैं और आपके जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनके सॉल्यूशन के साथ उनको एक मॉक टेस्ट की फॉर्म में भी वहाँ पर डाला हुआ है। तो टोटल मिला के 19 से 20 आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड होंगे। इसके साथ वीडियो कोर्स है थ्योरी वाइज एंड आपको ई बुक मिलेगी कम्प्लीटली फॉर्मूला बैंक और सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा। तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और IT सम कोड यूज कर लेना, जिससे आपको 25% एटलीस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। इज द प्लॉट ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड ओवर टाइम, क्वेश्चन नंबर 51 में यहाँ पर आपको टाइम के करस्पॉन्ड जो हम प्लॉटिंग कर रहे हैं ऑब्जर्वेशंस की, उसका आपसे पूछा है कि वो ग्राफ किससे रिप्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखो 4 चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। एक तो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट दे रखा है, हिस्टोग्राम, ऑगैव एंड हिस्टोरीग्राम दे रखा है। ऑगैव क्या होता है? ऑगैव होता है जो हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज के मध्य में ग्राफ बनाते हैं, उसको हम ऑगैव कर कहते हैं। या तो वो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज हो सकती हैं या फिर मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज हो सकती हैं। और अगर दोनों को एक साथ प्लॉट कर देते हैं तो उनका जो क्रॉस पॉइंट है उसको हम कहते हैं मीडियन। ये सिंपल सा ऑगैव कर का डेफिनेशन है। अब यहाँ पर कोई भी टाइम की बाउंडेशन नहीं होती, इसलिए इसका आंसर ऑगैव नहीं होगा। इस प्लॉटिंग में नॉर्मल प्लॉटिंग है, बॉक्स की बेसिस पे हम कर देते हैं, कोई भी टाइम के करस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ये भी नहीं होगा। इसके साथ बचता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम एंड बॉक्स एंड प्लॉट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। हम जो डेटा प्लॉट करते हैं सिंपली उसको एक बॉक्स की मदद से प्लॉट कर देते हैं या फिर बार टर्म में प्लॉट कर देते हैं, उसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। तो यहाँ पर भी टाइम का कोई भी जो है फॉर्म नहीं आएगा। अब इसके बाद बच गया हिस्टोरीग्राम। हिस्टोरीग्राम क्या होता है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा का, जिसको हम टाइम सीरीज की मदद से प्लॉट करते हैं और डिफरेंट टाइम पीरियड में प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो क्या होगा? हिस्टोरीग्राम होगा। यही क्वेश्चन सेम 2019 के एग्जाम में भी पूछा गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, द प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 मंथ ऑफ ए ईयर इज 96 लाख रुपीज़ पर मंथ एंड ड्यूरिंग द लास्ट 7 मंथ इज 120 लाख रुपी पर मंथ। द एवरेज प्रॉफिट पर मंथ ड्यूरिंग द होल ईयर। यहाँ पूछा आपसे 12 साल में टोटल प्रॉफिट निकाल के आपको प्रतिमा निकाल देना है। 5 महीने में प्रॉफिट हो रहा है 96 लाख रुपीज़, 7 मंथ में प्रॉफिट हो रहा है कितना? 120 लाख रुपीज़। टोटल प्रॉफिट इसका निकालोगे 420 लाख रुपीज़ निकलेगा, इसका टोटल प्रॉफिट निकालोगे तो 840 रुपीज़ निकलेगा। 12 महीने का अगर टोटल निकालने बैठोगे तो कितना निकलेगा इसका? 1320 लाख रुपीज़। तो सिंपल से एक मंथ का निकालोगे डिवाइड करके तो कितना आएगा? 110 लाख रुपीज़ पर मंथ, ऑप्शन नंबर 3। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। यहाँ पर बोला है द चेंज इन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल कमोडिटी आर समराइज एज फॉलोज। यहाँ ये प्राइस दे रखी है आपको 3 कमोडिटी की, यहाँ आपको क्वांटिटी दे रखी है 3 कमोडिटी की। तो ये तो हो गई बेस क्वांटिटी, ये हो गई आपकी करंट क्वांटिटी, ये हो गई बेस प्राइस, ये हो गई आपकी करंट प्राइस। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद बात आती है, यहाँ पर इसने बोला है कि हमें 2016 को आधार बनाते हुए 2017 के लास्ट पेयर इंडेक्स को हमें निकालना है, लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स को। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस फॉर्मूले में कि लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स और लास्ट पेयर क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या सेम होगा? नहीं होगा, दोनों के फॉर्मूले में डिफरेंस होता है। देखो लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है सम ऑफ P1 Q0 अपॉन में सम ऑफ P0 Q0 गुणा 100। ध्यान से सुनना इसको। इसके बाद अगर क्वांटिटी की पूछा जाए तो P की जगह Q कर दो, सिंपल सा Q1 P0 अपॉन में सम ऑफ Q0 P0। ठीक है, इनटू 100। ये हो गया लास्ट पेयर क्वांटिटी इंडेक्स, ये हो गया लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स। ये फॉर्मूले में डिफरेंस होता है, तो आप ये देखा करो कि आपसे पूछा क्या है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूछा क्वांटिटी आप प्राइस निकालने बैठ गए हो। अब आपको चाहिए क्या? P1 Q0। सारी चीज़ें आपके पास हैं, एक टेबल बना लो यहाँ पर P0 की, एक P0 की टेबल बना दी आपने सिंपल, एक Q0 की, एक P1 की, एक Q1 की टेबल बना दोगे तो P0 में आपको 5, 10 और 20।
इसके साथ यहाँ पर P1 जो है वो कितना है 7, 13 और 24, और Q0 कितना है, Q0 है 100, 200 और 300, 200 और 300, और Q1 कितना है वो दे रखा आपको 150, 250 और 350। ये तीन चीज़ें दे रखी हैं। अब इसके साथ हम निकाल लेते हैं सबसे पहले P1 Q0। तो P1 और Q0 कितना हो गया, ये हो गया 700, ये हो गया 2600, ये हो गया कितना, ये हो गया 7200। इसके साथ हम निकाल लेते हैं P0 और Q0, बाकी हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। P0 Q0 निकालोगे तो ये कितना आ गया 500, ये कितना आ गया 2000, और ये कितना आ गया 236,000। इसको सम कर दो, 6 और 2 8, 8500, और इसको जब सम करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 और 6 13, 3300, एंड ये कितना हो गया 75 एंड 30, 10 500। सिंपल। अब इसको बस यहाँ पर वैल्यू पुट करना है हमें, और कुछ नहीं करना है। 10,0500 अपॉन में 8500 इंटू 100। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आंसर जो आएगा वो 100 से ज़्यादा ही आना है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होने वाला। ये कट करेंगे हम, तो इसके बाद 85 से कट होने के बाद ऑलमोस्ट जो आंसर आएगा वो होगा 123.53। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 54। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, टू वे अनोवा का क्वेश्चन है। वैरायटी ए वैरायटी बी आपको एरर दे रखी है। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू बतानी है। आपसे पूछा ओनली गामा है, अल्फ़ा बीटा गामा हम तीनों निकालेंगे। देखो अल्फ़ा 280 प्लस अल्फ़ा प्लस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 640। तो 280 प्लस के अल्फ़ा प्लस के 20 इक्वल टू कितना 640। यहाँ पर अगर हम अल्फ़ा को कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा 340 आ जाएगा। तो अल्फ़ा तो हो गया 340। इसके बाद यहाँ पर बीटा की बात करें, 2 और 3 5, 11 में से 5 गए तो 6, सेम तरीका वही 6। अब यहाँ पर बात करते हैं 140 कैसे आया। तो 140 आया 280 अपॉन 2 से। तो ये वैल्यू कैसे आएगी, ये वैल्यू आएगी 340 अपॉन में 3 से। ये 3.33 कैसे आया 20 अपॉन में 6 से। तो इससे हमें ये पता लग गया ये वाला बॉक्स। अब आते हैं इस गामा पर। तो ये गामा कैसे आएगा, देखो ये वैल्यू कैसे आई 42.04, ये आई 140 में जब हम 3.33 का डिवाइड करेंगे तब आएगा 42.04, यानी कि एरर MSS का। इसके बाद अगर हम गामा की बात करते तो गामा क्या हो जाएगा इसी केस में 340 अपॉन 3 तो टोटल MSS है, मीन सम ऑफ स्क्वायर, लेकिन इसमें हम 3.33 का डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, नीचे गुणा कर देते हैं 3.33 का। तो इसको 340 अपॉन में 3.33 को आप क्या लिख सकते हो 10 इंटू 3 लिख सकते हो। 3 से 3 कट गया, और ये 340 में 0 से 0 कट गया, तो आंसर क्या आ गया 34। तो 34 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 34.03। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 55। देखो इस क्वेश्चन में आपसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। देखो दो तरह के डिस्पर्सन होते हैं, एक तो होता है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, एक होता है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। दोनों में क्या फ़र्क है, देखो यहाँ पर रिलेटिव की बात हो रही है तो रिलेटिव का रेशियो आर से रेशियो, और जहाँ पर रेशियो आ गया वहाँ पर एक्स अपॉन वाई की फॉर्म आएगी। सिंपल सी बात है, जब एक्स अपॉन वाई की फॉर्म आएगी तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, उसी को हम कॉफिशेंट की टर्म में भी दिखाते हैं। आपने कॉफिशेंट ऑफ रेंज देखा होगा, कॉफिशेंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्स माइनस के मिनिमम अपॉन में मैक्स प्लस के मिनिमम। या फिर क्वार्टाइल, कॉफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का क्या होता है, Q3 माइनस के Q1 अपॉन में Q3 प्लस के Q1। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या है, एक रेशियो पोर्शन में आ रहा है, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, कॉफिशेंट की टर्म में लिखते हैं, कॉफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कॉफिशेंट ऑफ रेंज। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन बोल देते हैं। अब एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट में ओनली अंश होता है। जैसे कि यहाँ पर हम क्वार्टाइल डेविएशन बोल लेते हैं, तो Q3 माइनस की Q1 अपॉन में 2, तो ये क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, तो ये इसको हम बोल देंगे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इतना हमें समझ में आ गया, रिलेटिव मेजर, एब्सोल्यूट मेजर। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है, ये नहीं होगा, वेरिएंस हो सकता है, क्वार्टाइल डेविएशन हो सकता है, मीन डेविएशन क्या हो सकते हैं, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन हो सकते हैं, बट कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जो है वो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन ही होगा। इतना हमें समझ में आ जाता है तो हम किसी भी क्वेश्चन को कर लेंगे, चाहे वो किसी भी वे में आए। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 56 है, लेट देयर बी नो ओवरलैप बिटवीन द बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट्स फॉर 3 ड्रग ट्रीटमेंट वेयर ईच ड्रग वाज एडमिनिस्ट्रेटिव टू 35 इंडिविजुअल्स, द बॉक्स प्लॉट फॉर दिस डेटा।
यहाँ पर इसने बोला है कि उन 3 औषधीय उपचारों के लिए बॉक्स प्लॉट और विस्कर प्लॉट के बीच कोई परस्पर अतिव्यापन नहीं है, जिनमें प्रत्येक औषधि 35 व्यक्तियों को दी गई थी। इस डेटा के लिए बॉक्स प्लॉट क्या होगा? देखो इसमें एक चीज़ बोली है कि नो ओवरलैप बिटवीन बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स फॉर 3 ड्रग ट्रीटमेंट्स। यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। और जब हम नल हाइपोथेसिस की बात करते हैं और दूसरा होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, तो नल हाइपोथेसिस में जो भी मीन होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके, हम इक्वल लेते हैं नल हाइपोथेसिस में, ये कंडीशन। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या करते हैं? अगर कोई भी एक इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम उसको किस में कंसीडर करेंगे? अल्टरनेट हाइपोथेसिस में करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2, कोई भी एक नहीं होगा तो क्या होगा? वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस के अंडर में कंसीडर किया जाएगा। आपको यहाँ पर बोल रहा है कि कोई ओवरलैप नहीं है, कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो सिंपल सा ये क्या हो जाएगा? नल हाइपोथेसिस नहीं होगा, इसके अगेंस्ट होगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस ऑफ अनोवा। फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर है 57 है। इफ़ x एंड y आर 2 रैंडम वेरिएबल्स सच दैट देयर एक्सपेक्टेशंस एग्जिस्ट एंड px इज लेस देन इक्वल टू y इक्वल टू 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? देखो इसने बोला है x इज लेस देन इक्वल टू y, तो एक्सपेक्टेशन की टर्म में हम सेम लिख देंगे, सेम कंपेयर हो जाएगा सेम मार्क के साथ, तो यहाँ पर सेम साइन के साथ। अगर ये साइन रिवर्स में होता तो एक्सपेक्टेशन के लिए भी क्या होता? साइन रिवर्स में हो जाता। तो ज़्यादा कुछ हमें नहीं दिमाग लगाना है इसमें, जो आपको साइन दे रखा है प्रोबेबिलिटी के साथ वही आपका एक्सपेक्टेशन के साथ हो जाएगा कंपेयर। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर है 58। द वर्कर एट ए लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैन अर्न मंथली बोनस। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली बोनस अर्न बाय ऑल वर्कर लास्ट ईयर हैज़ ए मीन ऑफ 2.3। यहाँ पर आपको मीन दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 2.3 एंड ए स्टैंडर्ड डेविएशन 1.3। ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। लेट जेड रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ एक्स रिप्रेजेंट द मीन ऑफ मंथली बोनस अर्न लास्ट ईयर फॉर ए रैंडम सैंपल ऑफ 40 वर्कर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द अप्रॉक्सीमेट प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन 2। यहाँ पर किसकी बात की गई है? एक्स इज लेस देन 2 के लिए बात की गई है, यानी कि म्यू को हम यहाँ पर क्या रखेंगे? वो रखेंगे हम 2। अब देखो इसके लिए तरीका कौन सा अप्लाई करेंगे? म्यू माइनस के म्यू नॉट अपॉन में सिग्मा अपॉन में रूट एन। इसको हम कंपेयर करेंगे किससे? जेड से। तो यहाँ पर यहाँ तक की जो टर्म है वो तो कॉमन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा कितना? 1.3, एन कितना है? 40, तो सिग्मा अपॉन में 40 अंडर रूट के क्या आएगा? ये ऑप्शन हट जाएगा, ये भी ऑप्शन हट जाएगा। 2 ऑप्शन बचे हैं इसमें, बी और ए। म्यू कितना है? 2 है, माइनस की म्यू नॉट कितना है? 2.3 है, तो हम क्या आंसर कर देंगे? ऑप्शन नंबर 1 आंसर कर देंगे। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर है 59। In a class of 50 students, 10 have failed and their average of marks is 2.5. The total marks secured by entire class is 285 and the average marks of those who have passed. देखो 50 बच्चे हैं, जिसमें से पास हो गए हैं कितने? 40, और फेल हो गए हैं कितने? वो हो गए हैं 10। जो फेल हैं उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं? 2.5, और जो पास हो गए उनके एवरेज मार्क्स हमें पता नहीं है। इसने ये भी बोला है कि टोटल मार्क्स जो हैं वो सभी के वो कितने हैं? 285 है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो पता लगी, जो फेल कैंडिडेट हैं 10, उनके ईच अगर 2.5 काउंट करते हैं तो टोटल इनके मार्क्स हो गए 25। तो रिमेन जो मार्क्स बच गए वो पास कैंडिडेट के होंगे, वो कितने होंगे? 260। तो 260 टोटल मार्क्स हैं, 40 बच्चे टोटल हैं पास वाले। तो एवरेज कितना आ जाएगा पास स्टूडेंट का? वो आ जाएगा यहाँ से 260 अपॉन में 40। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 6.5 आंसर। क्वेश्चन नंबर है 60। द एवरेज इनकम ऑफ ए वर्कर फॉर द फर्स्ट 5 days ऑफ द वीक इज 25 पर डे। इफ़ द वर्कर फॉर फर्स्ट 6 days ऑफ द वीक हिज एवरेज इनकम पर डे इज़ 30 रुपीज़, हिज इनकम फॉर 6 day क्या होगी? देखो यहाँ पर बोला है 5 दिन तक, 5 डे का टोटल जो है वो 25 रुपये गुणा 5 करोगे तो 125 रुपये का वेज मिला। 6 डे का टोटल करोगे तो 30 रुपी ईच आ रहा है, बट में 6 दिन तक तो 180 रुपीज़ का मिला। तो इसका मतलब ये है कि अगर 5 दिन तक किया तो 125, 6 दिन पे कर रहा है तो 180, तो जो छठे दिन का होगा वो कितना होगा? 55 रुपीज़।
जो डिफरेंस होगा वही छठे दिन का वेज होगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर है 61। द क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल एफ एक्स आपको दे रखा है, -1 to 2 आपको लिमिट दे रखी है, इस वन रूट ऑफ द क्वार्टिक इक्वेशन आपसे पूछा है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए या फिर कोई क्वेश्चन आता हम उसमें छोटे छोटे पॉइंटों को नोटिस कर लें और उससे क्वेश्चन को करने में आसानी रहेगी। जैसे कि लोअर क्वार्टाइल का मतलब Q1, वैसे भी इन्होंने ऑप्शन में दे रखा है आपको Q1 से रिप्रेजेंट कर रखा है। लोअर क्वार्टाइल की बात आएगी तो 1/4, मीडियन की बात आएगी तो 2/4, सिंपल सी बात है। या फिर सेकंड क्वार्टाइल की बात आएगी तो 2/4। इक्वल टू हम इंटीग्रेट करते हैं लोअर लिमिट -1 to x एफ एक्स डी एक्स। आपके छोटे छोटे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आने चाहिए ताकि 2 से 3 क्वेश्चन जो सिंपल आ रहे हैं वो आप कर सको। अब यहाँ पर आपको 1/4 तो दिया हुआ है ही, ये आपकी इंटीग्रेशन -1 to 1x लिमिट के साथ हो गया। 1/12 5 - 2x dx, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4 से तो ये 12 3 बार कट गया, 3 इधर चला जाएगा तो हम क्या लिख दें इसको 3 इक्वल टू, अब देखो ये 5 - 2x है, इसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो 5x माइनस के 2x का स्क्वायर अपॉन में 2। तो देखो जो भी लिमिट लगी होती है वही नीचे आ जाती है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ओवरऑल क्या लिखा जाएगा, ये x² लिखा जाएगा। इसमें हम लिमिट पुट कर देते हैं -1 to x। 3 इक्वल टू, पहले तो ये आ जाएगा x की लिमिट के साथ x अगर पुट करते हैं तो 5x माइनस के x², माइनस में अगर -1 लिमिट पुट करते हैं तो 5 × -1 तो कितना हो जाएगा -5, और माइनस के ये x² में -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस तो बाहर लगा हुआ था ही, इक्वल टू 5x माइनस के x², ये 3 ऑलरेडी आ गया है, और ये क्या हो जाएगा प्लस के 6। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 5x माइनस के x² प्लस के 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर चूंकि आपको लोअर क्वार्टाइल बोला है, ऑप्शन में भी Q1 से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो x को हम Q1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, Q1² माइनस के 5Q1 माइनस के 3। आप इस साइड ले जाओगे तो आपको सेम इक्वेशन दिखेगी। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पर आपको बोला है इन द एब्सेंस ऑफ स्क्यूनेस द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाई कार्ल पियर्सन, पाउले एंड कैले आर क्या होंगे। देखो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट जब आप फॉर्मूला लिखते हो ना तो आपको न्यूमरेटर में क्या दिखता है, मीन माइनस के मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं, इसने बोला है एब्सेंस ऑफ स्क्यूनेस की, तो उसमें क्या होगा, जो मीन होगा वो मोड के इक्वल हो जाएगा, वही मीडियन के इक्वल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जब ये तीनों इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पर एस की कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। ये तो हो गया कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट की बात। अब इसके बाद हम चलते हैं बाउले पर। देखो बाउले का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 प्लस के Q1 माइनस के 2Q2। अब चूंकि Q1 प्लस Q3 प्लस Q2 इन टर्म ऑफ इसमें स्क्यूनेस के रिप्रेजेंटेशन में क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी, टर्म 0 हो जाएगी। जब न्यूमरेटर टर्म 0 हो रही है किस में, किस वाले फॉर्मूले में, बाउले के फॉर्मूले में, तो SQ कितना हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। ये दोनों 0 हो गए। वैसे भी थर्ड जो ऑप्शन है वो सही बैठता है, कैली इंडेक्स भी क्या होगा 0 होगा, जो आपका फॉर्मूला है उसके बेसिस पर। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। और आपसे टेस्ट के सेटिस्फेक्शन की बात की है कि कौन सा टेस्ट को परफेक्टली सेटिस्फाई किया गया है एडवर्थ मार्शल इंडेक्स नंबर द्वारा। ओके, बस आपको 3 तरह के टेस्ट हैं, एक तो होता है टाइम रिवर्सिबल टेस्ट, एक होता है सर्कुलर रिवर्सिबल टेस्ट, एक होता है फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट। इनके बारे में छोटा सा आइडिया हो ये क्वेश्चन हो जाएगा। फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट है, इसको कौन सेटिस्फाई करता है, F2F, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हो फिशर इंडेक्स नंबर जो है वो फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। KC, हम कई बार ऐसे नाम जिनको स्टार्टिंग या तो K से होती है या C से होती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसको किससे लिखें, स्टार्ट किससे करें। तो यहाँ पर आप याद करने के लिए क्या कर सकते हो, C से K, यानी कि कैल इंडेक्स नंबर ही CRT को सेटिस्फाई करता है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर TRT का। TRT मतलब टाइम रिवर्सिबल टेस्ट। तो टाइम रिवर्सिबल टेस्ट को मार्शल एडवर्थ, ओके, एंड इसके साथ फिशर, कैले और कुछ प्राइस और वेट रिलेटेड जो एवरेज मेथड हैं वो TRT को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो आप इसमें आंसर कर सकते हो कि एडवर्ड मार्शल इंडेक्स नंबर जो है वो CRT और FRT को सेटिस्फाई नहीं करता है। अब पहला ऑप्शन दे रखा है कि एडवर्ड मार्शल इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट, ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड पर आओ, इसने बोला है कि TRT को सेटिस्फाई करता है, ये गलत है।
इसने बोला है कि फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, ये गलत है। थर्ड में इसने बोला है कि ये फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट और CRT को सेटिस्फाई नहीं करता, ये सही है। एडवर्ड मार्शल इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई द सर्कुलर रिवर्सिबल टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, ये भी सही है। अब देखो तीनों ऑप्शन सही है, इनमें से बेस्ट आंसर कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली पहला और तीसरे को मिलाकर थर्ड में लिखा गया है, तो इसका आंसर वही होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि भाई पहला आंसर सही है तो हम पहला टिक कर देते हैं, फोर्थ सही है तो फोर्थ कर देते हैं। आपने एक ऑप्शन सुना होगा जिसमें लिखा होता है कि फर्स्ट एंड फोर्थ बोथ, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में वही चीज़ की गई है, इसलिए समझदारी से इस क्वेश्चन को पढ़कर आंसर करना। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर है 64। इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड दैट ऑफ x ऑन y आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट r इज गिवन y। देखो आपको पता हो कि tan थीटा को जब हम फॉर्मुलेट करते हैं इन टर्म ऑफ r, तो वहाँ पर क्या लिखते हैं 1 माइनस के r स्क्वायर अपॉन में r और सिग्मा xy। इसको मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ इस टर्म को। अब अगर यहाँ पर आपसे बोला है कि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 हो गया तो tan 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, 1/0, 1 माइनस के r स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ पर r की हम क्या वैल्यू रखें कि इन्फिनिटी वैल्यू आ जाए। तो r अगर मैं 0 रखता हूँ तो नीचे 0 आ जाएगा, 1 माइनस के 0 यानी 1 हो जाएगा, तो ये चीज़ सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब r क्या होगा, यहाँ पर जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, 0 होगा। या फिर बाकी के वैल्यू को पुट करके देख सकते हो। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। फॉर द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन f(x,y) इक्वल टू एक्स प्लस के 3/2 स्क्वायर 0 to 1 0 to 1 आपको x और y की लिमिट दे रखी है, रेंज दे रखी है। द वैल्यू ऑफ p आपसे पूछा है 0 to हाफ x में और 0 to हाफ y में। यहाँ पर आपको बोला है जॉइंट डेंसिटी फंक्शन है, तो हम जॉइंट डेंसिटी फंक्शन के लिए दो x और y दोनों को कंसीडर करेंगे एक साथ। तो जो इंटीग्रेशन होगा वो डबल इंटीग्रेशन होगा 0 to हाफ लिमिट पर 0 to हाफ लिमिट y की, और यहाँ पर फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन x, y में लिख दिया है dx dy। पहले किसी का करना है dy का करना है, dy का कर लो, पहले dx के सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष कर लो। तो इसमें ये वैल्यू हम निकाल रहे हैं पूरी इस टर्म की, तो इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 0 to हाफ, और ये इंटीग्रेशन 0 to हाफ। फंक्शन आपको क्या दे रखा है, x प्लस के 3/2 और y स्क्वायर, छोटे मोटे इंटीग्रेशन आपको आने चाहिए dx dy। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर ये लिमिट तो हम बाद में यूज कर सकते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं। तो ये क्या हो जाएगा, x²/2, और अगर इसकी बात करूँ तो 3/2 y स्क्वायर इंटू एक्स, ये एक तरह से कांस्टेंट है फॉर x। ये लिमिट लग जाएगी इसमें 0 to हाफ की, और फिर इंटीग्रेशन दोबारा से होगा dy के सापेक्ष यानी y के सापेक्ष। अब यहाँ पर इसको हम यहाँ लिख देता हूँ मैं इसे, अगर इसमें 1/2 पुट करता हूँ तो 1/2 पुट करने पर 0 to हाफ, तो y की जो लिमिट है 1/2 मतलब कि 1/8, 1/4 इंटू 2 1/8 प्लस के 3/2 3/4 y स्क्वायर। अब इसका होगा टी वाई के यानी y के सापेक्ष। यहाँ पर इसको वापस से करते हैं इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा y अपॉन में 8 प्लस के y³ अपॉन में 4। नीचे 3 आएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, इसमें लिमिट लग जाएगी 0 to हाफ की। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1/16 प्लस के ये कितना होगा 1/8 गुणा 4 यानी 1/32। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/32, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/32। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर आना चाहिए वो 3/32 होना चाहिए। या तो इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो सकती है, या फिर हो सकता है कि मेरी तरफ से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बट इसका आंसर 3/2 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। आप ये देख लेना, हो सकता है इसमें बाद में करेक्शन किया गया हो, बोनस दिया गया हो। नेक्स्ट इसमें देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इफ़ ईच ग्रुप कंप्राइजेज ऑफ वन ऑब्जर्वेशन ओनली द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन रेशियो इज। यहाँ पर बोला है हर एक ग्रुप में एक एक ऑब्जर्वेशन है, एक ही ऑब्जर्वेशन है, तो उस कंडीशन में कोरिलेशन रेशियो क्या होगा, तो वो होगा 1। अब इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए भाई कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू एडजस्ट करता है, तो -1 to 1। जब ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होने लगते हैं तो वैल्यू जो है वो -1 to 1 वेरी करती है। ओके, और इन केस कि अगर बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हो जाते हैं और उस कंडीशन में क्या हो जाती है, वैल्यू जब इन्फाइनाइटी टर्म में हो जाती है तब वैल्यू उस टर्म में r 0 हो जाती है।
नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर है 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ टेबुलेशन। टेबुलेशन का इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है। इसने पहला दे रखा है इट हेल्प्स एनालिसिस एंड इंटरप्ट, ये बिल्कुल बात सही है। ओके, इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, ये भी सही है। ये कंपैरिजन करने के लिए टेबुलेशन हम करते क्यों हैं, सिंप्लिसिटी के लिए, यानी कि हम जितना सिंपल कर सकें डेटा का फॉर्मेशन, प्रेजेंटेशन, और उसको हम कंपेयर कर सकें। इट कन्वर्ट सिंपल डेटा इनटू कॉम्प्लेक्स डेटा, ये नहीं करता है टेबुलेशन। टेबुलेशन कभी भी सिंपल डेटा को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट नहीं करता है। अभी हम ये देख रहे हैं कि टेबुलेशन क्या क्या कर सकता है, टेबुलेशन के एडवांटेज क्या हैं। इट सेव्स स्पेस एंड टाइम, सिंपल सी बात है, जिसको हम थ्योरी में लाइंस में लिखेंगे उसको एक टेबल फॉर्म में लिख देंगे तो हमें यह जो है एक स्पेस और टाइम की क्या देगा, बचत देगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि एडवांटेज इनमें से कौन सा नहीं है, तो सिंपल सा ऑप्शन निकल के आ गया, कौन सा, थर्ड वाला। बाकी तीनों जो हैं वो एडवांटेज हैं, तो इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जो इसके अकॉर्डिंग नॉट में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 68 है, ए रैंडम वेरिएबल एक्स पोजेसेस द फॉलोइंग फंक्शन। आपसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पूछा गया है। जब आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पूछा है तो सम ऑफ एफ एक्स, सम ऑफ एफ इंटू एक्स अपॉन में सम ऑफ एफ निकाल लो। सिंपल सा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आ जाएगा, जो आप नॉर्मली एक्स मीन निकालते हो, वैसे ही सेम तरीका यूज करना है। यहाँ पर बस एक छोटी सी चीज़ आ जाती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स में सम ऑफ एफ जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है। आपको ये टोटल इक्वल टू 1 है, यानी कि 0.1, 0.2 कितना 0.3 एंड 0.1 0.4 प्लस के 6 के इक्वल टू 1, दैट मीन्स के इज इक्वल टू 0.1। यहाँ से आपको के की वैल्यू 0.1 निकल कर आ गई है। अब एफ एक्स निकाल लो, इन दोनों को गुणा करके सभी का सम कर लेना, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 3K, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस के 2K, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस के 0.3। सबका सम करोगे तो 0.3 से 0.3 कट गया और 3K से 2K चला गया तो कितना बच गया K, तो ऊपर कितना आ गया K प्लस के 0.4 और अपॉन में सम ऑफ एन एफ जो है हमने 1 ले रखा है तो कितना हो गया 0.5 हो गया, और 0.1 प्लस 0.4 इक्वल टू 0.5। तो इसका जो आंसर हो गया राइट वो हो गया ऑप्शन नंबर 4 0.5। ये तरीका है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर सैंपल स्टैटिस्टिक्स। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में। दो तरह के पैरामीटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स होते हैं, एक तो होता है पॉपुलेशन पैरामीटर और एक होता है सैंपल स्टैटिस्टिक्स, या फिर आप कह सकते हो सिंपल सा स्टैटिस्टिक्स पैरामीटर। तो यहाँ पर अगर पॉपुलेशन पैरामीटर की बात करें तो जैसे मीन है तो मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, लेकिन वहीं सैंपल की बात करें तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। इसके साथ अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को बोलें तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर मेंटेन किया जाता है सिग्मा से, और वहीं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। इसके साथ अगर हम बात करें वेरिएंस की तो वेरिएंस में इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा स्क्वायर से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल स्क्वायर से। रो हो गया और इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट को आर से, यहाँ पर रो से रिप्रेजेंट हो जाएगा, पॉपुलेशन को ये पी से, और यहाँ पर सैंपल के लिए हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब आपसे सैंपल के लिए पूछा है कौन कौन से हैं, तो देख लो इसमें से कि एक्स बार, एस, एस स्क्वायर, आर और पी में से कौन कौन सा दे रखा है। तो आपको सेकंड ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं तो यही हो जाएगा। ये वाला जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर में आता है, म्यू भी पॉपुलेशन पैरामीटर में आता है, और ये दोनों तो पॉपुलेशन पैरामीटर में आते ही हैं। तो सैंपल की बात की है तो सेकंड ऑप्शन हो जाता, अगर पॉपुलेशन की बात करता तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉमिनल डेटा। नॉमिनल डेटा क्या है? नॉमिनल डेटा का मतलब है इज डेटा दैट कैन बी लेबल्ड और क्लासिफाइड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरी विद इन ए वेरिएबल। यहाँ पर अगर आप चारों ऑप्शनों को देख लोगे तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि आंसर क्या। सेकंड जो ऑप्शन है वो है कार प्लेट नंबर, सिंपल सा एक नंबर 1 2 3 4, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 2 3 4, ट्रेन नंबर 1 2 3 4। बट यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। तो ये बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही है क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, द रिग्रेशन अजम्पशंस इज दैट द डेविएशंस फ्रॉम द रिग्रेशन लाइन रेसिडुअल्स फॉलोज ए।
देखो, प्रतिगमन धारणा की प्रतिगमन रेखा से विचलन का अनुसरण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? देखो, इस टर्म में यहाँ पर आपको रेसिडुअल दे रखा है। रेसिडुअल का मतलब होता है एरर, और जब हम एरर की बात करेंगे, उसके रिग्रेशन अजम्पशन की बात करेंगे, तो वहाँ पर हम किसको कंसीडर करेंगे? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को करेंगे। एरर की बात हो रही, इसलिए एरर को ही रेसिडुअल बोला गया है, और यहाँ पर उसने ब्रैकेट में रेसिडुअल दे दिया है। अगर नहीं देता तो एक बार को आप कंफ्यूज हो सकते थे। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर है 72, द मीडियन ऑफ ए वियमल डिस्ट्रीब्यूशन विद शेप पैरामीटर के एंड स्केल पैरामीटर लैम्डा इज। यहाँ एक डिस्ट्रीब्यूशन है वियोबुल का। ये चैप्टर से हटके क्वेश्चन है, हमने जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे उनमें ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। तो कुछ एक जानकारी जो इसके बारे में बता देता हूँ आपको, एग्जाम में अगर बाद में पूछा जाए तो एटलीस्ट आपको पता हो। देखो, पहली बात तो इसका जो पीडीएफ फंक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एफ एक्स इक्वल टू के अपॉन में लेमडा, एक्स अपॉन में लेमडा की पावर के माइनस के 1 और ई की पावर माइनस के एक्स अपॉन में लेमडा की पावर के। ये रिप्रेजेंटेशन है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर और लेस देन 0 पर 0। अगर इसके CDF की बात करें तो CDF हो जाएगा इसका 1 माइनस ई की पावर माइनस के एक्स अपॉन लेमडा, वही सेम चीज़ जो यहाँ पर लिखी हुई है, की होल पावर के। और यही सेम एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए ये भी 0 है। अब आपसे अगर मीन पूछा जाए तो क्या लिखोगे? लेमडा और 1 प्लस के 1 अपॉन के। वहीं आपसे मीडियन पूछा जाए, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा भी है, तो ऑप्शन 2 क्या होगा? इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे मोड पूछा जाए, ये हो गया मीडियन। अगर आपसे मोड पूछा जा रहा है तो मोड को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? लेमडा के माइनस के 1 अपॉन में के की होल पावर 1 अपॉन के से। लेकिन ये है के इज ग्रेटर देन 1 की टर्म में, लेस देन इक्वल टू 1 की टर्म में ये मोड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। के लेस देन इक्वल टू 1 की टर्म में मोड जो है वो 0 हो जाएगा। इसके साथ अगर आपसे पूछा जाए स्क्यूनेस, तो उसका एक बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, वो जनरली शायद पूछा भी नहीं जाएगा। फिर भी इनकेस अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लिख सकते हो 1 प्लस के 3 अपॉन में के लेमडा की पावर 3 माइनस के 3 म्यू सिग्मा स्क्वायर माइनस की म्यू की पावर 3 अपॉन में सिग्मा की पावर 3। ये है स्क्यूनेस का फॉर्मूला। ओके, कर्टोसिस के लिए हम नहीं देख सकते। एंड इसके साथ एंट्रोपी वगैरह भी आपसे पूछी जाए तो वो भी बहुत बड़े फॉर्मूले होते हैं, उनको ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो यही इनमें से पूछा जाएगा, और सबसे शॉर्ट इसमें से फॉर्मूला है वो है मीडियन का, इसलिए वो पूछ लिया गया है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर है 73, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 9 आपसे पूछी गई है। ए नंबर इज सेलेक्टेड रेंडमली फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन टू सेट। हमें देखना है कि संख्याओं का योग 9 के बराबर किन सेट्स में होगा। जैसे कि 1 और 2 मिलकर 3 बनते हैं, या फिर 1 और 3 मिलकर 4 बन रहे हैं, तो 1 और 4 5, 1 और 5 6, 1 और 7, 1 और 6 7, 1 और 7 8, और 1 और 8 कितने बन गए? 9। एक सेट हो गया ये। इस तरह का हमें देखना है कि कितने सेट में 9 सम आ सकता है। तो 2 का हम करेंगे 7 से, 3 का हम कर सकते हैं 6 से, 4 का हम कर सकते हैं 5 से, 5 का हम कर सकते हैं 4 से, 6 का अगेन 3 से, 7 का अगेन 2 से, अब 8 का नहीं हो सकता। तो टोटल मिलाकर देखोगे तो 7 सेट बन गए, 1 2 3 और 4 7। अब ये हो गए जिनका सम क्या है? 9 है। अब हम देखें कि टोटल कितना हो सकता है। तो टोटल कितने सेट बनाए जा सकते हैं? 8 इसमें है, 8 इसमें है, तो 8 गुणा 8 64 सेट बनाए जा सकते हैं टोटल मिलाकर। 8 को 8 बार, 7 को 8 बार, 6 को 8 बार, 5 को 8 बार, 4 को 8 बार, इस तरह से। तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई? 7/64, ऑप्शन नंबर 2। द डिफरेंस बिटवीन कर्टोसिस एंड एक्सेस कर्टोसिस क्या होता है? 3। ये हम ऑलरेडी टेबल में पढ़ चुके हैं कि कर्टोसिस β2 और एक्सेस कर्टोसिस β2 माइनस के 3। तो डिफरेंस क्या हो गया यहाँ पर? 3। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर है 75,
विच डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ द सेम मीन मीडियन एंड मोड। क्या होगा इसका आंसर, आप टिक कर सकते हो डायरेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर मीन मीडियन एंड मोड को आप किसी एक से रिप्रेजेंट कर सकते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें होता है सिग्मा, वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर। इसके साथ अगर आपसे स्क्यूनेस पूछी जाए, क्योंकि तीनों सेम है, तो स्क्यूनेस ऑटोमेटिकली बीटा 1 क्या हो जाएगा, 0। बीटा 2 की बात की जाए तो बीटा 2 क्या हो जाएगा, 3। इसके साथ एक्सेस कर्टोसिस की बात की जाए तो बीटा 2 माइनस के 3 होता है, वो कितना हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। 3 माइनस के 3 0। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। इसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ये कंटिन्यूस फॉर्म में भी होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है वो आप इजीली कर सकते हो।